प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 9वां पाठ पढ़ेंगे। क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की एक तरह से हम कहेंगे संक्षेप में जीवनी ही दे रखी। और आपको पता है उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम केवल एक और है कहानी छोटी सी, केवल पढ़ने के लिए। आपको पता ही है जो ऐसी कहानी है वो हमें नैतिक शिक्षा के लिए ये बताती है। तो हम पहले इस कहानी को भी पढ़ेंगे। भले इस कहानी से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम इसे भी आज पढ़ेंगे। ऊंट का कुबड़ तो एक काल्पनिक कथा है। पूरा ध्यान आपका इसी पे होना चाहिए। बात उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर जानवरों को पालतू बनाकर उनसे विभिन्न प्रकार के काम लेना शुरू कर दिया था। ये कथा है काल्पनिक, तो बहुत पहले की बात है। तो मनुष्य, आपको पता है, बुद्धि है और बल है। तो मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि के बल पर, मतलब बुद्धि की मदद से ही हम लोगों ने बहुत से जानवरों को पालतू बनाया है और उनसे अपने लिए काम लेते हैं। आपको पता है जैसे कि उन दिनों काम से बचने के लिए एक ऊँट भयानक रेगिस्तान में रहा करता था और सारा दिन बस हफ हफ चिल्लाता रहता था। तो कुछ जानवर, जैसे कि बताया है इस कहानी में, एक ऊँट था, वो लोगों से दूर भाग करके एक रेगिस्तान में रहा करता था और दिन में क्या उसको अब काम बचा था, केवल हफ हफ चिल्लाता रहता था और कोई उससे काम भी नहीं ले पाता था। वह कांटेदार झाड़ियों और पौधे खाकर अपना काम चला लेता था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह कुछ बोलने का कष्ट भी नहीं करता, बस हफ हफ करता। ऊँट की क्या आदत हो गई थी, एक तो भाग करके वो रेगिस्तान में रहने लगा था, कटीली झाड़ियाँ ही खाकर उसका गुजारा चल जाता था। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो बात भी नहीं करता था, केवल हफ हफ की आवाज़ ही करता था। एक दिन पीठ पर सामान लादे और मुंह में लगाम कसे एक घोड़ा उसके पास आया और बोला, ऊँट भाई चलो सामान ढोने में मेरी मदद करो। आदत के अनुसार ऊँट ने कहा हफ और चुप्पी साध ली। घोड़े ने जाकर ये सारी बात मनुष्य को बताई। तो एक दिन की घटना है, एक घोड़ा जिसके की पीठ पे सामान लदा हुआ था, शायद उसने मदद मांगी, भाई मेरी कुछ मदद करो, तुम भी बहुत तगड़े हो, कुछ सामान पहुंचा आते हैं आज। तो ऊँट ने कोई उसकी जवाब नहीं दिया, एक बार हफ बोला और उसके बाद फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। और ये बात घोड़े ने जाकर मनुष्यों को बताई कि अरे रेगिस्तान में बहुत एक ऊँट है जो काफ़ी ताकतवर लगता है, लेकिन वो तो बड़ा अजीब सा है। मैंने जब उससे मदद मांगी, उसको कहा, तो एक बार हफ बोला और उसके बाद वो शांत हो गया, चुप हो गया। उसके बाद एक कुत्ता मुंह में लकड़ी का टुकड़ा दबाए ऊँट के पास आया और बोला, ऊँट भाई चलो हमारी तरह काम में जुट जाओ। ऊँट हफ कर कर पत्तियाँ चबाने लगा। कुत्ते ने भी सारी बात जाकर मनुष्य को बताई। तो दूसरे दिन एक कुत्ते ने भी यही कहा, क्योंकि कुत्ते घोड़े इन सबको तो मनुष्य ने पालतू बना रखा था। तो एक बार कुत्ता उसके पास गया तो वही बात हुई उसके साथ। तो वो किसी के बात का जवाब नहीं देता था, बस एक बार हफ बोलता था और उसके बाद चुप हो जाता था। तो कुत्ते ने भी मनुष्य को जाकर यही बात बताई कि रेगिस्तान में एक ऊँट है जो केवल हफ बोलता है, उसके बाद वो किसी की बात का भी उत्तर नहीं देता। अगले दिन कंधे पर हल बांधे एक बैल ऊँट के पास आया और बोला, चलो मेरे साथ चलकर खेत में हल चलाओ। ऊँट हफ कहकर मस्ती में झूमता रहा। बैल ने भी सारी सच्चाई जाकर मनुष्य को बताई। तो बैल ने भी उसे परिश्रम करने के लिए कहा, कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन ऊँट ने उसकी भी बात का ध्यान नहीं दिया। वह एक बार हफ बोला, उसके बाद शांत हो गया।
उससे बात ही नहीं की। बैल ने यही बात मनुष्य को बताई जिस तरह कुत्ते ने बताई थी और घोड़े ने बताई थी। फिर क्या हुआ? अगले दिन मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल तीनों को बुलाकर कहा, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है, लेकिन दुनिया नई है इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी। मुझे पता है कि हफ हफ करने वाला यह जानवर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम तीनों को 2 गुना काम करना पड़ेगा। तो मनुष्य था, कहा कि अभी तो दुनिया की शुरुआत है, इस दुनिया को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए तो हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या बताया? उसने कहा कि घोड़े को कहा, कुत्ते को कहा और बैल को कहा कि भाई ये दुनिया नहीं है, तुम्हें परिश्रम अब दुगना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जो जानवर है जो रेगिस्तान में रहता है वो तो काम करेगा नहीं, जैसे कि तुमने बताया। वो तो आपकी बात का भी जवाब नहीं दे रहा है, तो काम क्या करेगा? तो इसलिए दुगना काम करने के लिए तुम लोगों को पड़ेगा। मनुष्य के इस आदेश पर तीनों को बड़ा गुस्सा आया और बोले, गुस्सा आया पर क्या करते, मजबूरी थी। अगर किसी का काम दुगना कर दोगे आप तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। तीनों गुस्सा थे। कौन कौन? बैल थे, कुत्ता और घोड़ा। तभी हफ हफ करता हुआ ऊँट वहाँ से गुजरा और तीनों को काम करता देख मुस्कुराता हुआ चला गया। तो ऊँट वहीं से गुजरा तो उसने देखा तीनों तो काम कर रहे हैं, तो ऊँट मुस्कुरा रहा था उनको काम करता देख, लेकिन उसने मदद नहीं की और वो चला गया। रेगिस्तान का स्वामी एक जिन्न था जो रेगिस्तान की देखभाल करता था। वह धूल की आंधी में लिपटा एक पल में यहाँ से वहाँ चला जाता था। उसने घोड़े, कुत्ते और बैल को मुंह लटकाए काम करते देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या कष्ट है? उस रेगिस्तान का जो मालिक जिन्न था और वो बादलों की तरह धूल उड़ाता हुआ आता था, कभी रेगिस्तान के इस कोने से उस कोने चला जाता था। उसने जब देखा कि घोड़े, कुत्ते और बैल जो है मुंह लटका कर काम कर रहे हैं, तो उसने उनसे उनके कष्ट का कारण पूछा कि भाई तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हारा तो चेहरा लटका हुआ है, तुम उदास दिखते हो। घोड़ा बोला, रेगिस्तान के मालिक, यह दुनिया नई और इतनी बड़ी है, आप ही बताइए कि क्या यह सही है कि सब काम करें और एक कामचोर बना रहे? तो घोड़े से नहीं रहा गया, उसने रेगिस्तान के जो मालिक थे उसको ये बात बताई कि हमें पता है दुनिया नई है, लेकिन सबको दुनिया को अगर नया बनाना है तो क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सब काम करें और एक कामचोर बना रहे तो ये भी सही नहीं है। दुनिया तो उसकी भी है, जितनी दुनिया हमारी है उतनी दुनिया उसकी है, तो वो क्यों कामचोर बना हुआ है? तो जिन भी उसकी बात से सहमत था, वो क्या बोला, बिल्कुल नहीं, इस रेगिस्तान में ऊंची गर्दन और लंबे लंबे पैरों वाला एक भयानक प्राणी है जो कोई भी काम नहीं करता। घोड़े ने बताया। अच्छा, मैं समझ गया, वह ऊँट है, क्या कहता है वह? जिन ने पूछा। तो जिन ने को जब पता चला कि ये तो ऊँट की बात कर रहे हैं तो समझ गया कि अरे तो ऊँट की बात कर रहे हैं, जिसकी गर्दन लंबी है, पैर काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। तो लंबे पैर वाला, ऊंची गर्दन वाला कौन सा जीव है? ऊँट है। जिनको पता था। तो उसने कहा, घोड़े ने, कि वह केवल हफ बोलता है, बस हफ। कुत्ता बोल पड़ा। तो यही जो दुखी थे तीनों, उनसे नहीं रहा गया। कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सब दुखी थे। उन्होंने ये बात रेगिस्तान के जिन्न को बताई कि बस वो काम नहीं करता है, जबकि है वो शरीर से ताकतवर। वह केवल हफ बोलता है, बस हफ। बस एक शब्द बोलता है, हफ, और उसके बाद वो चुप हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब मैं उसका इलाज करता हूँ। यह कहकर जिन्न धूल की आंधी में लिपटा एक ही पल में ऊँट के पास पहुँच गया। तो जिन्न को अब ऊँट के बारे में सब पता चल चुका था कि वो किसी की मदद नहीं करता है, बस हफ बोलता है और उसके बाद शांत होता है। तो जिन्न धूल की आंधी में लिपटा और उसको जाने में अधिक समय नहीं लगा, अगले ही पल वो ऊँट के पास पहुँच गया था। ऊँट उस समय पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था और अपना विशाल शरीर देख देख कर खुश हो रहा था। तो जब
जिन ऊँट के पास पहुँचा तो उसने देखा कि ऊँट तो पानी में अपनी परछाई देख रहा था, और परछाई में क्या हो रहा दिख रहा था उसे, उसका शरीर बड़ा विशाल है। किसका? ऊँट का। जिन ने कहा, मेरे विशाल मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? दुनिया नई है, यहाँ काम करने वालों की ज़रूरत है और तुम कोई काम नहीं करते हो। ऊँट ने कहा, हफ। तो जैसी की आदत थी, रेगिस्तान के जिन ने भी कहा कि मुझे पता चला है कि तुम काम नहीं करते हो। अरे दुनिया नई है, काम करेंगे तभी हम दुनिया को सजा संवार सकते हैं, अच्छे रहने लायक बना सकते हैं। तो ऊँट ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार बोला हफ। जिन बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो यह शब्द दोबारा मुंह से नहीं निकालता, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। तो जिन को भी बुरा लगा कि कोई आपको सीख दे रहा हो, आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए, तो बस एक ही बात बोलता था वो हफ, और फिर चुप हो जाता था। ऊँट फिर बोला हफ, और यह शब्द पूरा होते होते ही उसकी सुंदर चिकनी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया। जिन ने कहा, जाओ अब काम पर जाओ। तो जैसे ही उसने हफ बोला तो उसके जो पीठ पे एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया, जैसा कि आप देखते हो। एक किसके पीठ पे निकल आया? ऊँट के पीठ पे निकल आया। अपनी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ लेकर मैं कैसे काम करूँगा? ऊँट परेशान होकर बोला। जैसे उसने देखा कि अब उसके पीठ पे एक बहुत बड़ा कुबड़ निकला है, जिसे आप इंग्लिश में हम्प बोलते हैं। असल में क्या होता है, ऊँट के उस पर हम्प में फ़ैट जमा होता है, ताकि जब उसे खाना या पानी ना मिले तो वो उसकी मदद कर। लेकिन इतना बड़ा कुबड़ देखकर ऊँट परेशान हो गया। वह क्या बोला? वह बोला कि अब मैं काम कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि अब वो कुबड़ था, बहुत भारी था, उसके पीठ पे ही था, अब तो वज़न भी कैसे उठाएगा। यह कुबड़ हफ काम में तुम्हारी मदद करेगा, तुमने कई दिन गंवा दिए हैं। इस कुबड़ की मदद से अब तुम कुछ दिन बिना खाए पिए काम कर सकोगे, ये मेरी ओर से तुम्हें भेंट है। यह कहकर जिन गायब हो गया। तो एक तरह से जिन ने उसे भी चिढ़ाया। उसने भी हफ एक बार कहा कि एक तरह से तुम चिंता मत करो, जो कुबड़ है तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैंने दिया है, कि अब तुमने बहुत सारे दिन गंवा दिए हैं, अब तुम अगर कुछ दिन खाना भी नहीं खाओगे तभी भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कुबड़ है उसमें उससे आपको ताकत मिलती रहेगी और तुम बिना रुके कुछ दिन काम कर सकते हो। और एक तरह से इसे सज़ा मत समझो कि ये मेरे पीठ पे क्या निकल गया, कुबड़ निकल गया, अब मैं कैसे रेगिस्तान में जा सकूँगा, चल सकूँगा, मेरे सर पीठ पे तो बोझ पड़ गया। उसने कहा कि ये तो भेंट है एक तरह से, इससे तो आपको मदद मिलेगी, आप बिना खाए पिए भी बहुत दिन तक काम कर सकते हो। पीठ पर कुबड़ लिए वे ऊँट, घोड़े, कुत्ते और बैल के पास आ गया और उनके साथ काम में जुट गया। तब से आज तक ऊँट की पीठ पर कुबड़ बना हुआ है और वह बिना खाए पिए काम करने में उसकी मदद करता है। तो रुडयार्ड किपलिंग जो हैं इसके लेखक थे इस कहानी के। तो इसमें हमें सीख मिलती है एक तरह से कैसे, एक तरह से ये वरदान ही था। हम नहीं कह सकते कि ऊँट को सज़ा मिली थी कि जिन ने उसके पीठ पे कुबड़ दे दिया था। कुबड़ नहीं था, एक तरह से उसको वरदान ही था, वो ज़्यादा काम कर सकता था कुत्ते, बैल या घोड़े की तुलना में। और वह बिना रुके काम कर सकता। तो एक तरह से जो कुबड़ होता है उसमें आपको भी पता है फैट्स होते हैं, फैट रिजर्व होता है। तो उसमें जब उसको अब कुछ दिन तक, यहाँ तक कि ऊँट कहते हैं हफ्तों तक बिना पानी और खाने के काम कर सकते। तो एक तरह से हम कहेंगे उसको भेंट था, तो सचमुच वो वरदान ही था, क्योंकि बाकी सभी जीव अगर बिना पानी और खाने के मर सकते हैं, लेकिन ऊँट जो है वो गर्मी में, रेगिस्तान की गर्मी में कितना भी वज़न ले करके आसानी से चल सकता है। उसे महीनों, हफ्तों तक खाने पाने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये था रुडयार्ड किपलिंग का एक अच्छी सी कथा। अब हम अपने 9वें पाठ पे आसानी से चले जाएंगे। तो इससे कोई परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी और रोचक
कहानी लगी हमें। अब हम चलते हैं अपने 9वें पाठ, क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर। तो खेलों का बड़ा जीवन में महत्व। इस साल हमने ओलंपिक खेलों में बड़े पदक जीते हैं देश ने, और वे सभी खिलाड़ी देश का उन्होंने नाम किया है। और ओलंपिक जो हम कहेंगे वह एक बड़ा खेल होता है। तो पहले खेलों पे उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो अगर हमें बच्चे भी सोचते हैं कि खिलाड़ी कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन जो खिलाड़ी भी हैं वे भी देश के लिए अपना योगदान देते हैं, वे भी देश का नाम ऊंचा करते हैं। जैसे कि आज हम एक क्रिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा किया था। तो इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो भारत रत्न के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो किसी भी भारतीय या फिर किसी विदेशी को भी ये सम्मान मिल सकता है। तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इससे बड़ा कोई नागरिक सम्मान भारत का नहीं। और ये एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो एक हम इस पाठ के बारे में तो इसमें पढ़ते हैं। तो सचिन की एक जीवनी का संक्षेप रूप में है वर्णन, उसके बारे में हम जानेंगे। और उनका खेल के जगत में, खासकर क्रिकेट खेल के जगत में उनका क्या योगदान था, उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ का पठन और व्याख्या। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु अब भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। सचिन और क्रिकेट वो पर्याय मान लिया गया। तो जैसा कि बताया गया है इसमें कि अब तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आपको पता ही है खिलाड़ी का जो होता है, खेल का जो समय होता है काफ़ी कम होता है, छोटा होता है, क्योंकि उसके बाद अधिक आयु होने पे वह उस खेल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो खिलाड़ी के जो प्रदर्शन का जो समय होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अब सचिन ने क्रिकेट छोड़ रखा है। अब वो क्रिकेट देश के लिए नहीं खेलते हैं वह, लेकिन अब भी चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, वे भी जब क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में जब सुनते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें वो बात जो याद है जब उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया था, वो उन्हें दिखाई देने लगता है। और क्रिकेट की चर्चा हो और अगर सचिन का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो भी नहीं सकता। तो सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया। मतलब अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो क्रिकेट की तो बात करेंगे ही करेंगे, और अगर कभी क्रिकेट का नाम लिया जाएगा तो सचिन तेंदुलकर का भी नाम स्वयं आ जाएगा। तो इन्हीं के बारे में जीवनी। तो आज हम अपना 9वां पाठ, इसका पठन और व्याख्या करेंगे। तो इसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में, उनके जन्म से लेकर के उनकी सारी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कैसे शुरू में उन्होंने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया, उसके बाद उन्होंने किस लगन से और मेहनत से इस खेल को सीखा, और उसके बाद कैसे देश का नाम क्रिकेट की खेल के द्वारा दुनिया में किया, तो उसी के बारे में दिया है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कल हम इस पाठ का विस्तार से पठन और व्याख्या करेंगे। तो बच्चों,
ये था हमारा आज के लिए, बस इतना ही। शेष हम जो है वो कल करेंगे। ये है, धन्यवाद आज के लिए।